Hello, good evening, everyone. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so in today's current affairs, 6th of January 2026, I have got some good articles from the Hindu newspaper. So let's start without any delay. So in today's current affairs, these are the articles which I will be discussing. The first is that Trump asserts that India has cut Russian imports to please him. Okay, Trump has asserted that India has cut Russian imports to please him. Okay, because India is so worried that Trump is not happy with us. Okay, so we have cut Russian imports just to please Trump. This is what Trump believes. Okay, so anybody has a right to believe anything. Okay, a breathing storm over defections. This is regarding anti-defection law, and mainly the news is related to Telangana, where the speaker has most of the anti-defection petitions have been either rejected or they have been kept at abeyance. Okay, then Anthony Raju disqualified as MLA after court verdict. After court verdict, Anthony Raju has been disqualified from being MLA. Okay, so how a court verdict makes MLA liable to disqualification, ये मैं आपको बताऊंगा कि एक MLA किस किस केस में किन किन लॉज के अंडर डिस्क्वालीफाई हो सकता है. ठीक है. इंडिया लॉन्चेस न्यू ई बिजनेस वीजा फॉर चाइनीज नेशनल्स. उस बिजनेस वीजा का नाम क्या है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट डज द न्यू शांति बिल चेंज. शांति बिल से क्या चेंज हुआ. शांति बिल जो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, आप में से जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी आप जाकर देख लेना. दिस इज बेसिकली सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर ट्रांसमिशन फॉर इंडिया, विच इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द न्यूक्लियर सेक्टर. ये उस चीज के रिगार्डिंग बिल है. तो इसके बारे में क्या क्या चेंजेस हुई हैं इस बिल से, ये चीजें डिस्कस्ड हैं. पहली चीज, ट्रंप का कहना है कि जब हमने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया सबसे पहले और 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया कि रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स करने की वजह से, ठीक है, तो इंडिया ने धीरे धीरे रशिया से अपना ऑयल इंपोर्ट कम करना शुरू कर दिया. ट्रंप कह रहा है कि ये हमें खुश करने के लिए किया गया. ठीक है, जबकि रियलिटी ये है कि हम अपने बिजनेस ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. ठीक है, हम अपनी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड. हम और एवेन्यूज भी देखना चाहते हैं. एक ही कंट्री पे डिपेंड करके हमने जो है वो अपना रिस्क जो है वो बढ़ाना नहीं है. ठीक है, एनीवेज, हम अगर आप देखोगे, मैंने कल भी आपको न्यूज बताई कि नवंबर में हम फिर से 6 मंथ्स, पिछले 6 मंथ्स को लेकर हाईएस्ट इंपोर्ट हमने फिर से रशिया से किया है, ऑयल्स इंपोर्ट का, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट. ठीक है, उसके अलावा हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि यूएसए के साथ हमारी एक इस समय बायलेटरल ट्रेड डील जो है वो स्ट्राइक हो जाए, लेकिन डर की वजह से नहीं, सस्टेनेबिलिटी की वजह से. हम चाहते हैं कि इंडिया एक बायलेटरल ट्रेड डील जो है वो ये कर पाए. ठीक है, हाँ, तो उसके बाद हमारे जो टैरिफ्स का इंपैक्ट है यूएस के ऊपर, वो नेचुरली अभी तो हमारे एक्सपोर्टर्स वो बियर कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बियरिंग कैपेसिटी नेचुरली नहीं है. ठीक है, लेकिन ट्रंप साहब का अपना ही कहना है, अपने ही क्लेम्स हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम 500% तक भी टैरिफ्स लगा सकते हैं किसी कंट्री के ऊपर, अगर वो वैसा ना करे जैसा ट्रंप साहब चाहते हैं. समझ रहे मेरी बात को. ठीक है, तो एनीवेज ये न्यूज जो है जस्ट ये रिमाइंडर के लिए है कि ये जो 25% टैरिफ्स हैं और 25% पेनल्टी टैरिफ्स हैं, ठीक है, इनसे डर के नहीं, अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी हम जो है अपना ट्रेड का जो है रैशनलाइजेशन कर रहे हैं. तो एक्सक्लूसिवली अगर कोई क्लेम कर रहा है तो ठीक है, दिल बहलाने कोई ख्याल अच्छा है गालिब. ठीक है, एनीवेज, नए शांति बिल की वजह से क्या चेंज हुआ. शांति बिल क्या है, बेसिकली सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट. ओके, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट. इस एक्ट ने सबसे पहले क्या क्या चीजें चेंज की, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है. ठीक है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना. ठीक है, ये सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स को अचीव कर सके. टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी. क्यों एनर्जी सिक्योरिटी हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि मेजर चंक ऑफ हमारा पावर मिक्स जो है वो कोल बेस्ड है अभी तक. ठीक है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड है. हमारा जो हाइड्रो एनर्जी है या फिर सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है. हाइड्रो एनर्जी का पोटेंशियल तो ठीक है, सोलर और विंड एनर्जी का उतना पोटेंशियल भी नहीं है, एंड दे आर ऑल क्लाइमेट बेस्ड. ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा चीज हो
जो हमें कंटिन्यूअस पावर सप्लाई इंश्योर करे, ठीक है, जो हमें कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई इंश्योर करे। और उसके लिए हमको अपने न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को हार्नेस करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमारा जो था इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का मोनोपोली था, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या था, मोनोपोली था, ठीक है। और मोस्टली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड was having the monopoly of operation and regulation of the nuclear power plants, be it the heavy water nuclear reactors or be it the लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सभी का जो है हमारे पास इस समय अभी क्या था, मोनोपोली था। लेकिन अब हमने क्या कहा कि गवर्नमेंट जो है सेक्टर का 51% अभी भी गवर्नमेंट रिटेन करेगी और 49% जो है वो प्राइवेटाइजेशन में जो है अलाउ करेंगे, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को या फॉरेनर्स को अलाउ करेंगे हम कि वो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट भी, बिल्ड भी कर सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। ये हमारे इस लॉ का जो है, ये हमारे इस बिल का मेन पर्पस था, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन ही नहीं, सिर्फ हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग, रेडियो वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी मैकेनिज्म, लाइसेंसिंग, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट, ये सारा अभी तक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रहा था। अब हमने प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को भी अलाउ कर दिया। ये तो पहली चीज है, ठीक है। और एक और हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी थी जिसका नाम था एटॉमिक एनर्जी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि 1983 में सेटअप हुआ था। ये अब तक जस्ट एक बॉडी था, नॉर्मल बॉडी था, बट अब इसको क्या मिल गया, स्टेट्यूटरी स्टेटस। थ्रू अ लॉ इट हैज गॉट स्टेट्यूटरी स्टेटस। तो अब ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी बन गई है, जिसकी वजह से इसका स्टेचुअर एंड पावर जो है वो थोड़े से क्या हो गए, एनहेंस कर गए। इसका मतलब इससे पहले, स्टेट्यूटरी स्टेटस होने से पहले, इट वाज आंसरेबल टू ओनली एग्जीक्यूटिव, नाउ इट इज आल्सो आंसरेबल टू पार्लियामेंट, इट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट, इट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट नाउ, ठीक है। अब इसका काम क्या रहेगा, ये अभी भी ओवरसाइट करेगा, ये करेगा इंश्योर कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर्क कर रहे हैं कंट्री के अंदर, वो सेफ्टी नॉर्म्स को क्या करे, सेफ्टी नॉर्म्स को वो सब्सक्राइब करे और सेफ्टी नॉर्म्स को कोई भी वायलेट ना करे। सो न्यूक्लियर सेफ्टी इसका पहला काम रहेगा, इंश्योर करना। दूसरा काम होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रेडिएशंस निकलती हैं और जो भी रेडिएशंस का इन्फ्लुएंस है, उनको प्रोटेक्शन करना, कि क्या प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए या नहीं, ठीक है। उसके बाद कभी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई डिजास्टर हो जाए वगैरह कुछ हो जाए तो उसके लिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के बारे में भी ये जो है चेक करेगा, ठीक है। और जितनी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनकी क्वालिटी इंश्योर करना, ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का काम होगा। किसका काम होगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या होगा कि जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है शांति बिल के अंडर, वो प्रॉपरली जो है प्राइवेट सेक्टर की भी हो और गवर्नमेंट सेक्टर की भी हो। सो रेगुलेटरी ओवरसाइट हैज बीन टाइटेंड, ओके। सो दिस इज द मेन फंक्शन, मेन फीचर, टाइटेंड रेगुलेटरी ओवरसाइट। हो गया ये चीज। अब इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो चेंज हुए, नेक्स्ट पेज पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसी आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब सेफगार्ड्स क्या क्या रखे गए हैं, ठीक है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली इन्होंने प्रमोट नहीं किया, लेकिन प्राइवेट इसमें एफडीआई डायरेक्ट अलाउ नहीं किया गया, बट अप्रूवल रूट से होगा। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए जब भी आपको यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद अथॉरिटीज ने क्या कहा कि जो भी प्लांट आप सेटअप करोगे, न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करोगे, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन कितना करोगे, क्या क्या पोजीशन रखोगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल को कहां डिस्पोज करोगे, कौन सा इक्विपमेंट प्रोड्यूस करोगे, ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल चेक के अंडर होगी। और इसके लिए चेक कौन करेगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड चेक करेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर यह है कि लायबिलिटी, अगर कभी न्यूक्लियर डिजास्टर होगा तो लायबिलिटी किसकी होगी, ठीक है। इसमें लायबिलिटी जो है वो 3 फेजेस में बनाई गई है। इट इज कॉल्ड ग्रेडेड लायबिलिटी और टीयर्ड लायबिलिटी। टीयर्ड लायबिलिटी, लायबिलिटी मींस अगर कभी न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, अगर प्लांट
3600 मेगावाट कैपेसिटी से ज्यादा है, मोर देन 3600 मेगावाट कैपेसिटी का अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इसकी लायबिलिटी कितनी है? 36,000 करोड़। ओके, 36,000 करोड़ उसकी क्या होगी? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 3600 मेगावाट वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो लायबिलिटी होगी, अगर कभी न्यूक्लियर डिजास्टर होता है या डैमेज होता है तो 3000 करोड़ जो है उसकी लायबिलिटी होगी। ये सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए कितनी है? 3000 करोड़। ठीक है, और मीडियम प्लांट जो है, मीडियम प्लांट साइज जैसे 36,000, लेस देन 36,000 बट मोर देन 1500 मेगावाट्स कैपेसिटी, इनको कहते हैं 3600 मेगावाट्स कैपेसिटी। ओके, स्मॉलर वन इज, medium one is 1500 to 3600 megawatts capacity. Okay, and smaller one is less than 1500 megawatts capacity. Now what is the liability? It has been kept here for the large nuclear power plants. It has been kept कितने पे? It has been kept at 3000 crores. और जो मीडियम वाले हैं उनके लिए इट हैज बीन केप्ट 1500 करोड़। ओके, सो स्मॉलर वंस के लिए कितना रखा गया है? फॉर द स्मॉलर वंस दैट इज हाउ मच? 100 करोड़, 100 करोड़। ओके, 100 करोड़ फॉर द स्मॉलर वन, बट स्मॉलर वन नॉट लेस देन 1500 megawatts, it is 150 megawatts. Get the point? So this has been the liability. This has been the structured liability. Liability का मतलब in case of damage, कभी न्यूक्लियर डैमेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो लाइबिलिटी जो है वो किसके पास होगी? इट विल बी फॉर द ऑपरेटर एंड द लाइबिलिटी विल बी ग्रेडेड लाइबिलिटी, means larger one, smaller one, medium one. But what if an accident happens more than this? Suppose the liability is 3000 crores, but the accident is bigger than that. What will happen then? Then only central government will basically be liable beyond the ऑपरेटर्स कैप, बियॉन्ड द ऑपरेटर्स कैप। जितना ऑपरेटर के ऊपर कैप कर दिया, इससे ज्यादा की लायबिलिटी जो है वो किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, और एडिशनल सपोर्ट जो है वो कहां से आएगा? एक इसमें न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड क्रिएट करने की भी बात हुई है कि उसमें भी जो है टाइम टू टाइम कंट्रीब्यूशन करेंगे न्यूक्लियर ऑपरेटर्स, तो न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड जो है एडिशनल सपोर्ट हम वहां से भी लेंगे। ठीक है, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द लायबिलिटी इन द शांति बिल। गेट द पॉइंट? अब इससे पहले क्या होता था? पहले ऑपरेटर्स वर कंप्लीटली लायबल, और ऑपरेटर्स किसको लायबल बनाते थे? सप्लायर्स को, जिसने न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई किया। अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ, सप्लायर्स वर लायबल। लेकिन नए बिल में सप्लायर्स आर नॉट लायबल, ऑपरेटर्स हैव बीन लायबल, मेड लायबल, और लायबल भी कितना? ओनली कैप अप टू मैक्सिमम ऑफ 3000 करोड़। ठीक है, उसके बाद अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम जो है एनर्जी सिक्योरिटी को और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑप्शंस, इस वजह से जो है ये सब कर रहे हैं, और ये करना भी जरूरी है क्योंकि न्यूक्लियर पावर में जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, इसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा इनएफिशिएंसी है। ठीक है, और हमको अगर नेट जीरो एमिटर बनना है, मींस नो कार्बन एमिशंस बाय 2070, इफ वी हैव टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिटर बाय 2070, this will only be possible when we will diversify our energy options. Energy options like we will introduce nuclear energy, atomic energy, etc. etc. Get the point? अब इसमें जो है काफी और गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हम जो जितनी भी हमारी न्यूक्लियर डील से जो रुकी हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, दे आर कॉल्ड स्टॉल्ड न्यूक्लियर डील्स। लाइक जापान इज वन एग्जांपल, और भी कई सारे कंट्रीज हैं। Stalled nuclear deals we will be able to resume because of the new शांति बिल। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, अब न्यूक्लियर एनर्जी की हमें क्यों जरूरत है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि हमारे पास बेस लोड जनरेशन कैपेसिटी जो है वो सफिशिएंट नहीं है, और हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। किस चीज के ऊपर? हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो कि जोग्राफिकल क्लाइमेटिक जो है, हाइड्रो एनर्जी, और उसके बाद हम थोड़ा मैक्सिमम जो डिपेंडेंस है हमारा वो कोल बेस्ड एनर्जी पे डिपेंडेंस है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स हैं जिससे हम अपना बेस लोड जनरेशन या कंटिन्यूअस पावर सप्लाई जनरेशन का
काम ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी का मिशन है, वो न्यूक्लियर एनर्जी का मिशन हमारा है एक्चुअली क्या इस समय, ठीक है। हमारा इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ये कहता है कि हमारा जितना भी थोरियम रिजर्व है, वी हैव अ वास्ट थोरियम रिजर्व, हम अपने थोरियम रिजर्व को पूरी तरह से यूज करना चाहते हैं। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यूरेनियम उतनी इजीली हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, लेकिन थोरियम अवेलेबल है, तो उसका एनरिचमेंट वगैरह करके हम इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में हमारे पास कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स है? आज की डेट में 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है और 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। करंटली वी हैव 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इसमें जब हम प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा ये नंबर भी ऊपर जा सकता है, स्केल भी ऊपर जा सकता है और हम एम्पल यूज कर सकते हैं अपने मैटर को, ठीक है। अब ये जो हमारे 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, इनमें जो है 21 जो है, इनमें से 21 जो है वो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ओके। एंड हमारे 4 जो है दे आर लाइट वाटर रिएक्टर्स, ओके। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स और लाइट वाटर रिएक्टर्स में क्या है, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये कूलेंट को कौन सा कूलेंट यूज कर रहे हैं। जो लाइट वाटर रिएक्टर है ये नॉर्मल वाटर को एज अपना कूलेंट यूज करते हैं और ये अपना हैवी वाटर को यूज करते हैं एज कूलेंट। फर्दर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स जो है वो ज़्यादा बेटर इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स डिस्कशंस दे सकते हैं कि कूलेंट का क्या काम होता है और कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्किंग करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन बेसिक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि हमारे पास इस समय 21 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है और हमारे 4 जो है वो लाइट वाटर रिएक्टर्स है, ठीक है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास एम्पल यूरेनियम तो है नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जितना भी थोरियम है उसको हम यूज कर सकते हैं और सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं अपना न्यूक्लियर पावर जनरेशन में और बाकी पावर ओवरऑल अपना जो बेस लोड जनरेशन है उसके लिए, ठीक है। अब हम थोरियम के यूज की वजह से हमने ऑलरेडी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को भी ऑपरेशनलाइज किया हुआ है, ठीक है। अब ऑपोजिशन इसको क्रिटिसाइज कर रही है। ऑपोजिशन क्यों क्रिटिसाइज कर रही है? जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो ये है, सबसे पहले कि आपने लायबिलिटी क्लॉज को जो है वो कंप्लीटली कम कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। आपने लायबिलिटी जो है वो सप्लायर से हटा के ऑपरेटर पे कर दी और ऑपरेटर के ऊपर भी कैप सप्लायर से हटाया और ऑपरेटर के ऊपर लायबिलिटी डाल दी और ऑपरेटर के ऊपर भी जो लायबिलिटी डाली वो क्या कर दी, आपने कैप कर दी। अगर उससे ज्यादा बड़ी कोई ट्रेजेडी हो गई उस केस में हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड हु विल बी लायबल, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आपने अनरीजनेबली क्या किया है, जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है उसको अंडरमाइन कर दिया, ठीक है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पोल्यूटर है वही कंपनसेशन करेगा एनवायरमेंट के पोल्यूशन के लिए, ठीक है। सो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल हैज बीन अंडरमाइंड, ठीक है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है वो भी पूरी तरह से क्या हुआ है, इसमें अंडरमाइन हुआ है, ठीक है। और क्या क्रिटिसिज्म है इसका? और भी क्रिटिसिज्म ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो भी आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आपने थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया। प्लस आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से जो है बाहर रख दिया इन चीजों को, ठीक है। आरटीआई एक्ट के प्रीव्यू से आपने बाहर रख दिया मैक्सिमम जो न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड चीजें हैं उसको आपने आरटीआई से बाहर कर दिया, ठीक है। और मेनली जो है आपने इसको वेंडर ड्रिवन कर दिया। अब इंडिया के पास भले ही थोरियम रिजर्व्स ज्यादा हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियर रिजर्व हम ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना भी चुके थे, लेकिन वही अगर हम प्रॉपरली यूज करते, उनकी कैपेसिटी बढ़ाते तो ज्यादा बेटर होता। दिस इज व्हाट अपोजिशन इज क्रिटिसाइजिंग। और अपोजिशन ने फ्रांस का एग्जाम्पल भी कोट किया जहां पे उन्होंने कहा कि फ्रांस इतना न्यूक्लियरली वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्री है, लेकिन उनका न्यूक्लियर रिएक्टर तो सारा अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये प्रो कॉर्पोरेट्स है, प्रो प्रॉफिट, प्रो ओलिगार्क एंड इट इज ऑल्सो बेसिकली केटरिंग द क्रोनी कैपिटलिज्म। ये बेसिकली कॉर्पोरेट्स को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। दिस इज व्हाट ऑपोजिशन कंटिन्यूअसली हैज क्रिटिसाइज्ड द शांति बिल, ठीक है, ओके।
एंथोनी राजू हैज बीन डिस्क्वालिफाइड एज एमएलए आफ्टर कोर्ट वर्डिक्ट। ठीक है, ये जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के ये मेंबर हैं, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है ये मैं आपको अगली स्लाइड पे समझाता हूं। ठीक है, होता क्या एक्चुअली कि अगर एक एमएलए है उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 191 कहता है कि अगर कोई भी एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। अगर वो मेंटल एफर्मिटी से गुजर रहा है, मेंटली जो है वो इनस्टेबल हो गया है, या अगर उसका जो है दिवाला निकल चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, हाँ, और अगर उसने सिटीजनशिप लॉस कर दी है, फॉरेन किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्राउंड्स बताता है एक लेजिस्लेटर के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, 10th शेड्यूल कहता है कि अगर लेजिस्लेटर ने डिफेक्शन किया, मींस एक पार्टी से इलेक्शन किया, इलेक्शन जीता, फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, या विप का उसने माना नहीं। ठीक है, विप मींस द ऑफिस विच गिव्स डायरेक्शंस टू बिहेव और वोट इन ए पर्टिकुलर वे। विप की डायरेक्शंस को डिफाई कर दिया उसने। ठीक है, या ये कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड अंडर 10th शेड्यूल। डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दैट इज स्पीकर इन द लोकसभा एंड स्पीकर इन द लोकसभा एंड चेयरपर्सन इन द राज्यसभा। इसी तरह के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर डिसाइड्स। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हमने 10th शेड्यूल ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में टू डील विद द डिफेक्शन। ठीक है, तो डिफेक्शन के अंदर ये ग्राउंड्स हैं एक लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई करने के। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 व्हिच हैज बीन अमेंडेड सो मेनी टाइम्स। इट सेज दैट इफ देयर इज क्रिमिनल कन्विक्शन of any of the legislator, he or she can be disqualified. If the individual is involved in election offenses, he or she is disqualified. Election offenses पे गवर्नर का डिसीजन होता है फाइनल इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और अगर वो बाद में चैलेंज हो जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके डायरेक्टिव्स। इसमें एक कंडीशन ये है कि क्राइम जो होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम अप टू 2 years इंप्रिजनमेंट हो, ऐसे केसेस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें 6 years के लिए बार भी हो जाते हैं। अगर बार करना चाहे कोर्ट तो 6 years के लिए बार कर सकते हैं इलेक्शन लड़ने से भी। इनके ऊपर केस क्या था? इनके ऊपर केस था एविडेंसेस को टेम्पर करने का, टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस केस। इन ड्रग सीजर केस में इन्होंने एविडेंसेस को टेम्पर किया था 1990 में। इंटरेस्टिंग चीज नोट करने की यह है कि 2025 में इसका वर्डिक्ट आया है। ठीक है, 1990 में केस बुक हुआ है, 2025 में इसका वर्डिक्ट आया। व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ द जुडिशियल डिले एंड प्रोसीजरल डिले दैट इज हैपेंड इन द केस। अब अगर ये आज गिल्टी पाया भी गया, 1990 से लेकर 2025 तक कितने टर्म्स हो चुके होंगे? नॉर्मल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के 7 टर्म्स हो चुके होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो एक क्रिमिनल होने के बावजूद भी 7 टर्म्स वो निकाल गए बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल डिले। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है ये भी तेलंगाना में है कि तेलंगाना के स्पीकर ने जो है डिसीजंस नहीं दिया रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। क्यों? डिफेक्शन क्या होता है? अगर कोई पार्टी का मेंबर है, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद, या पार्टी के विप के डायरेक्शन को डिफाई कर देता है, दिस इज डिफेक्शन। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है 6 महीने गुजरने के बाद, इलेक्शन के बाद। ठीक है, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले, डिफेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पेटिशन फाइल करना पड़ेगा, और वो पेटिशन जाएगा किसके पास? स्पीकर के पास। स्पीकर उसके ऊपर डिसीजन देगा। लेकिन तेलंगाना के स्पीकर साहब क्या कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ डिफेक्शन है वो मोस्टली बीआरएस के मेंबर है। ठीक है, बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, दिस इज द पार्टी, भारत राष्ट्र समिति। इसके मेंबर्स ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली आफ्टर इलेक्शंस, और उनके ऊपर डिफेक्शन के लिए जो है पेटिशन फाइल किया एक दूसरे मेंबर ने। ठीक है, अब ये स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जिसने पेटिशन फाइल किया, क्या वो अथोराइज्ड है? इज ही द लोकस स्टैंडाई? क्या वो एग्रीवेटेड है? ना तो वो बीआरएस का मेंबर है, ना बीआरएस का रिप्रेजेंटेटिव है, ना बीआरएस ने उसको रिटर्न में ऑथोराइज किया पेटिशन फाइल करने के लिए, तो वो पेटिशन फाइल नहीं कर सकता है।
ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक केस है, सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली वर्सेस उत्कल केशरी परिदा, यूके परिदा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उड़ीसा वर्सेस यूके परिसा। यूके परिसा मीन्स इट इज हियर मेंशन्ड उत्कल केसरी परिदा। ओके, उत्कल केसरी परिदा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि डिफेक्शन के ऊपर जरूरी नहीं है कि कोई बंदा ही उसमें, कोई एग्रीव्ड ही उसमें पिटीशन दायर करे। कोर्ट ने क्या कहा कि एनी मेंबर, एनी पर्सन इंटरेस्टेड, उस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनी पर्सन इंटरेस्टेड कैन बी लोकस स्टैंडी, एनी पर्सन इंटरेस्टेड can be locus standi in this case. Locus standi means who will stand and who will file the petition, who will contest the case. ठीक है। तो लेकिन अभी स्पीकर साहब ने रखा है इनको, तो कई सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये यूनिलेटरल वर्डिक्ट है, ये पूरी तरह से वहां के रूलिंग पार्टी को जो है फेवर कर रहा है एंड ऑल। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस इशू किया, किसको? यूपी गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, ओवर वायलेशंस नियर ताजमहल। वायलेशन क्या है कि लेट अस सपोज दिस इज ताजमहल। एक सुप्रीम कोर्ट ने एज पर पेटिशनर ये कहा गया है कि 500 किलोमीटर एरियल रेडियस में वहां पे कंस्ट्रक्शन और या फेलिंग ऑफ ट्रीज जो है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और अगर करना है तो प्रीवियस परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिक्वायर्ड, ये पेटिशनर का कहना है। ठीक है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस भेज दिया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैसे नोटिस भेज सकता है, इसलिए आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जानना जरूरी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का एक्ट जो है वो 2010 में पास हुआ और अक्टूबर 2010 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एक बॉडी एस्टेब्लिश की गई। ये इसकी पावर एक प्रॉपर सिविल कोर्ट की पावर है, प्रॉपर सिविल कोर्ट की पावर है, और ये अपने प्रोसीजर्स खुद चुन सकता है। इसको सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, सॉरी, इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आज की डेट में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स का जो नाम है वो क्या हो चुका है? भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, बीएनएसएस। तो बीएनएसएस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये अपना खुद रूल प्रोसीजर्स बना सकता है। ठीक है। तो ये फिर कार्रवाई किस तहत करता है? ये करता है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस के तहत। नॉट बीएनएसएस, इट ऑपरेट्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ बीएनएस। अर्लियर नेम ऑफ बीएनएस वाज इंडियन पीनल कोड, which was brought into effect since 1880। ठीक है। और बीएनएस जो है इट हैज बीन ब्रॉट इन 2023। ये बीएनएसएस भी इट हैज बीन ब्रॉट इनटू इनफैक्ट 2023। ठीक है। अब ये एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए एस्टैब्लिश किया गया, जो केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल राइट्स एंड आल्सो गिविंग कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू द एग्रीव्ड पार्टीज, ये इसका जो है, और इसका मेनली ये इसका गाइडिंग प्रिंसिपल्स है 6 मंथ डिस्पोजल प्रिंसिपल। ये 6 मंथ्स में केसेस को डिस्पोज करने के लिए जो है प्रतिबद्ध रहता है। ठीक है। और मेन इसकी जो इसका मेन ब्रांच है, मेन सीट जो है वो कहां पे है? न्यू दिल्ली में। बाकी भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 जगहों पे इसकी ब्रांचेस हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम है इसकी जो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, कि इसकी बहुत ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चरल लैकुनास, फाइनेंशियल लैकुनास भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन एनफोर्सिंग द एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज। ठीक है। मेंबर, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? कंपोजिशन इसमें सबसे पहले एक चेयरपर्सन होता है, जो कि या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, लेकिन रिटायर्ड। और इसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? 5 साल या फिर 70 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। उसके अलावा जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, 10 से 20 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट जजेस भी हो सकते हैं, रिटायर्ड ही होने चाहिए। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है। और मेरिट बेसिस पे अपॉइंट होता है किनका? जुडिशियल मेंबर्स का। और टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 5 इयर्स या 67 इयर्स एज अगर वो हाई कोर्ट से आए हैं, 5 इयर्स या 70 इयर्स अगर वो सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। और एक्सपर्ट मेंबर्स में भी 10 से 20 मेंबर्स होने चाहिए, जिनका मास्टर्स डिग्री हो किसमें? साइंस में या इंजीनियरिंग में या
टेक्नोलॉजी में या रेलिवेंट एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस हो इनका, और इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये या तो 5 साल के लिए सर्व करते हैं या 65 ईयर्स एज तक सर्व करते हैं, विच एवर इज अर्लियर। पावर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। एनवायरमेंट रिलेटेड जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए ये एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों को जो है ये एडजुडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये है जो मेन लॉ है जहां से पावर ड्राइव करता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये याद रहे कि इसमें पावर सिविल कोर्ट की है, ये समन भी कर सकते हैं, नोटिस भी इशू कर सकते हैं, पेनलाइज भी कर सकते हैं रॉन्ग डूअर्स को, और सुओ मोटो पावर्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई पिटीशन फाइल करे ना करे, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं अगर कोई इमर्जिंग इशू इनके नॉलेज में आ गया। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो बेसिक्स जानने के बाद अब एडवांस पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्यों नोटिस इशू कर रही है कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को और यूपी गवर्नमेंट को। ठीक हो गया ये। इसके बाद इंडिया लॉन्चेस न्यू ई बिजनेस वीजा फॉर चाइनीज। सिर्फ नाम याद रखना है, इट इज EB4 वीजा। ये एक बिजनेस वीजा है जो चाइनीज नेशनल्स के लिए है। 40 से 50 दिन लगेंगे इसमें इशू होने में, ठीक है। और उसके बाद ये वैलिड रहेगा फॉर 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए बिजनेस पर्पजेस के लिए ये ट्रेवल कर सकते हैं इंडिया में, और इनका स्टे भी 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा ये वीजा। अब ये वीजा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देयर हैज बीन ए ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम चाइनीज बिजनेसमैन टू ट्रेवल टू इंडिया, ठीक है। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन January 1st, 2006, January 1st, 2026। जस्ट प्रीलिम्स के लिए राइट EB4, the term is in news, what does it represent or what does it stands for and all, ठीक है। तो ये आज का न्यूज खत्म, ठीक है। कल आई विल कम अप विद सम मोर न्यूज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू।